वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी स्टडी सर्किल। आप लोगों का स्वागत है। तो अब हम क्या, अभी तक हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा रहे थे, तो उसमें से अभी हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी यानी कि लिखने आता है, डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव जो भी बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ये कितने नंबर का आता है? 50 नंबर का आता है। ये कितने नंबर का? 50 मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स के। उसके बाद हम 50 मार्क्स के इसमें सेक्शन बी में दिया होता है। किसमें? सेक्शन बी। सेक्शन ए में हम लोग कर चुके हैं 20 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी में आएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2-2 अंक का होगा। अच्छा क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? द्विघात बहुपद के मूल। तो मूल कितने होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो इसके मूल निकालने का फार्मूला होता है, आप लोग सीधी धराचार फार्मूला पढ़े होंगे, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ये क्या होता है? मूल निकालने का फार्मूला, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का। इससे दो मूल फाइंड होते हैं, एक जब हम पॉजिटिव लेंगे तब, एक जब नेगेटिव लेंगे तब फाइंड होगा। तो यानी कि जो पहला क्वेश्चन था केवल यही पूछा गया था कि द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद मूल ज्ञात करने का फार्मूला। अभी हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है यहाँ, तो हम उससे कंपेयर करते, ए बराबर लिखते, बी बराबर लिखते और सी बराबर इसी फार्मूले पे रख देते। हमें क्या फाइंड हो जाता? द्विघात समीकरण के मूल फाइंड हो जाते। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2-2 नंबर का आ रहा है, तो इसलिए ये काफी आसान क्वेश्चन है। अगला ये का था, पहला का सब्जेक्टिव का। अब हम खा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है खा 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद। काफी क्वेश्चन आते हैं समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम अच्छे से उसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 50वां पद निकालना है। ए बराबर क्या होगा? यहाँ से 2 होगा। डी बराबर क्या होगा? 5 माइनस यानी कि 8, 2 माइनस a1। तो 5 माइनस 2 यानी कि कितना आएगा? 3। ये कौन सा हो जाएगा? सार्वधांतर हो जाएगा। ये सार्वधांतर हो जाएगा। उसके बाद a50 निकालना, तो a50 बराबर क्या होगा? दो तरीके से हम a प्लस 49d इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, a50 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a50 इक्वल टू a प्लस n कितना है? 50 माइनस 1d। तब भी क्या आएगा? ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि एक पद कम। जब भी हम समांतर श्रेणी का यूज करेंगे तब उससे क्या एक पद कम निकालेंगे। a इक्वल टू कितना है? 2 प्लस 49 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 यानी कि 47। ये कौन सा आएगा? 149। जो 50वां पद आएगा वो कितना आएगा? 149। 2 प्लस 49 इक्वल टू ये यहाँ पर 47, 147 प्लस 2 इक्वल टू 149। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर का खा हो गया था, गा देखते हैं। यदि बिंदु P के निर्देशांक, दिए हुए हैं 3, -2, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में, यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश के बारे में हम बता चुके होंगे। देखो एक बार और हम दोबारा पढ़ लेते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो यहाँ पे देखो आसानी से हम बता दे रहे हैं कि ये किस चतुर्थांश में होगा। इसका पूरा हम डीपली बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्या होता है? x पॉजिटिव एक्सिस, x क्या होता है? ये निगेटिव या डैश एक्सिस लिखते हैं यहाँ पर, x डैश। ये क्या होता है? x पॉजिटिव एक्सिस होता है। और ये क्या होता है? y पॉजिटिव। ये क्या होता है? y निगेटिव एक्सिस। अब देखो अगर हम पहला देखेंगे तो ये क्या होता है? प्लस प्लस, क्योंकि x क्या होता है? पॉजिटिव, और y भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे x क्या होता है? निगेटिव, और y क्या होता है? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस ये क्या होता है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे हम थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस,
और ये क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाला, ये क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, यही तो होता है। ये x क्या है, यहाँ पे प्लस है और y क्या है, माइनस। तो हम देखेंगे ये क्या आ रहा है, प्लस और माइनस, यही तो आ रहा है, पहला प्लस और माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, फोर्थ या चतुर्थ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश, इसी में तो होगा ये। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा प्लस प्लस होगा तो प्रथम माइनस प्लस होगा, द्वितीय थर्ड माइनस माइनस, और फोर्थ क्या होगा, प्लस माइनस। तो अच्छे से इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका पहले का फोर्थ या घात। तो फोर्थ क्वेश्चन 3 तक अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला हम देखते हैं टेन ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको 10 से 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, सेक्शन सी में भी, बी में मतलब मिलेगा, जिसमें लास्ट पोर्शन में जो कि 6 नंबर का पूछा जाता, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 1030 इंटू कोसेक 60 प्लस 1060 इंटू सेक 30। देखो इसका हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, टेबल यानी कि जो भी जितने भी डिग्री की वैल्यू हम सबका फाइंड करवा चुके हैं। अब आप लोगों को लगभग याद हो गया। तो याद करने का तरीका यही होता है कि आप बार बार उस पर क्वेश्चन लगाएं, सबसे अच्छा तरीका है। बाकी का आप लोग जिस ट्रिक से बताए थे या जैसा भी बताए थे आप लोग याद कर ले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। 1030 की वैल्यू 1/√3 इंटू कोसेक 60, तो कोसेक 60 1/sin60। हम बोले थे केवल साइन और कॉस का ऐड कर लोगे, उसी की सहायता से आपको लगभग सबका याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोसेक 60 का नहीं पता है तो 1/sin60, sin60 की वैल्यू होती है 1/√3/2, यही तो होता है sin60। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 1060√3 इंटू सेक 30, तो सेक 1/cos30, cos30 यानी कि √3/2 तो 2/√3, यही तो हो जाएगा ये 2/√3। इसकी वैल्यू 1/cos30, cos30 की √3/2, यही तो होता है। तो यहाँ पे 2 ये 3 का 3 आएगा प्लस √3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पे, ये तो 2/2, ये 2 प्लस 3 2 जा 6/3 यानी कि 8/3, यही तो आएगा यहाँ पे। यानी कि 1030 1/√3 कोसेक 60 1/60, क्योंकि हमें अगर डायरेक्ट नहीं पता है साइन कॉस का पता है तो हम उसकी सहायता से हम इसको फाइंड कर लेंगे। 1/sin60, यही तो होता है कोसेक का उल्टा sin60। 1/ इसका क्या था √3/2। फार्मूला सबका अगर आप लोगों को देखना है दोबारा तो आप लोग जाइए ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे √3/2, उसके बाद सेक 30 1/cos30, cos30 की वैल्यू जो होती है √3/2, तो इसका ये 2/√3 है, इससे कट जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 2 3 2 6, तो यानी कि 8/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कहां तक देख चुके, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर ये अंगा पहला का 5वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तीज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। तो हमें क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद अगला दिया हुआ है एक वृत्त के तीज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला पता होगा, क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, यही तो होता है। अब हमें थीटा बराबर भी दिया होगा, थीटा बराबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, तीज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम फार्मूले पे रख देते हैं, इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा
त्रिज खंड का फार्मूला, ये त्रिज खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हो 60, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया हो 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1007 6 ये 6 36 22, ये हो जाएगा 42 इंटू 6 इंटू 6 ये 7। उसके बाद इसको हम 6 2 12 6 2 12 13 7 डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 7 से डिवाइड करके 132, 7 × 7 6 2। उसके बाद यहाँ पर आएगा 56, 56 यहाँ पर 6 बचेगा पॉइंट, लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 18.8 ये 40, तो यहाँ पर 5 या 18.85 लिख सकते हैं, या उसके बाद 18.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर 5 से बड़ा होता या 5 से छोटा होता, ये 5 से बड़ा है, छोटा होता तो 8 लिख देते, लेकिन 5 से बड़ा या 5 होता तो यहाँ पर क्या लिखते 9 लिखते। तो इसका जो होगा 18.8 आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहला ही सेक्शन होता है जिसमें क्या करना होता है, सभी क्वेश्चन करने। बाकी में आप लोगों को ऑप्शनल दिया होगा। सेकंड में है किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। तो यहाँ पर इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये पूछा गया है संगत है या असंगत है, संगत है या क्या है, असंगत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रैखिक समीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं तो क्या होता है, संगत होता है। और अगर ये नॉट इक्वल होता है तो ये क्या हो जाता है, असंगत, या दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो असंगत। तो कंपेयर करते हैं। A1 बराबर यहाँ से क्या आएगा, अगर हम कंपेयर करें तो A1 बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें A2 बराबर आ जाएगा 4। उसके बाद B1 बराबर y का गुणांक -3, B2 बराबर यहाँ y का गुणांक -6, यहाँ पर C1 बराबर 8, यहाँ पर C2 बराबर 9। तो अब हम इस पे वैल्यू रखते हैं। A1 2/A2 4 = B1 -3/B2 कितना है -6 = C1 कितना है 8/9 है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 2 6। ये किसी से कटेगा नहीं। तो यानी कि हमें जो आ रहा है कंडीशन A1 A2 ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है 8/9 आ रहा है। तो A1 अपॉन ये, उसके बाद B1/B2, उसके बाद नॉट इक्वल क्या होगा C1/C2। तो ये क्या होगा, ये असंगत होगा। जो भी दिया हुआ है पूछा गया इसमें ज्ञात कीजिए रैखिक संगत है असंगत, तो लिख लेंगे नॉट इक्वल, इसलिए क्या है असंगत है। इसमें लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण जो क्या है असंगत है। तो आसानी से अच्छा क्वेश्चन हो गए, सबको समझ में आया।